हेलो फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू। जैसा कि आपको पता है ये चैनल बेस्ड है ओनली फॉर पीवाईक्यू के लिए, जिसमें हम क्वेश्चन एंड देन उसके आंसर देखने वाले हैं। और किसी भी एग्ज़ाम की सक्सेस के लिए उसके लास्ट 20 या 10 ईयर्स के पीवाईक्यू का क्या रोल होता है, आई होप ये एक स्टूडेंट होने के नाते आप सभी को पता है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या स्टेट या सेंट्रल लेवल का, नेशनल लेवल का, तो उसमें पीवाईक्यू का क्या रोल होता है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने के लिए जब तक हम उसके पीवाईक्यू का पैटर्न नहीं समझेंगे, जब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और बहुत से एग्ज़ाम में ये भी कहा जाता है कि पहले सिलेबस पूरा करिए, फिर उसके बाद पीवाईक्यू को देखना है। लेकिन मेन बात यहाँ पे आती है, अगर हम पीवाईक्यू को एक बार पहले देख लें तो उससे कोई हमारा लॉस तो होने वाला नहीं है। क्योंकि पीवाईक्यू को देखने से हमें एटलीस्ट ये तो पता चलता है कि एग्ज़ाम का एक पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पुटअप किए जा रहे हैं बोर्ड के द्वारा, जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। तो आई होप आप फिगर आउट कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं टू द पॉइंट। सबसे पहला क्वेश्चन, उत्खात स्थलाकृति निर्मित होती है। ऑप्शन ए बर्फीय तूफान, ऑप्शन सी तूफानी वर्षा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन 2 ही पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन में, क्योंकि हमें लगता है उसमें भी आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम होगा। तो राइट आंसर है तूफानी वर्षा, ऑप्शन सी। और जो रही सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन को हम बाद में इसके लिए स्पेशली वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारा टारगेट सिर्फ आपको क्वेश्चन को एक तरह से रिकॉल करवाना है या उसको फिगर आउट कराना है कि ये पैटर्न चला आ रहा है 2005 से लेकर करंट तक का। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, प्रस्तर जालक निर्मित होती है। राइट आंसर है हमारे पास क्या, देखते हैं। पहला ऑप्शन है वायु क्रिया द्वारा और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास तरंग क्रिया द्वारा। तो राइट आंसर रहेगा वायु क्रिया द्वारा। फिर हमारे पास है थर्ड ऑप्शन हमारे पास है एस्कर्स होते हैं। एस्कर्स क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है हमारे पास एस्कर्स क्या एक टुंड्रा जनजाति है, या बी ऑप्शन है हमारे पास क्या वो एक हिमानीकृत भू आकृति है। तो राइट आंसर रहेगा हिमानीकृत भू आकृति। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को आर कहा गया है। तो सही उत्तर चुनिए। पहला हमारे पास ऑप्शन है, ओजोन परत तीव्र परिवर्तनशील सौर विकिरण की अत्यधिक मात्रा से पृथ्वी की रक्षा करती है, या दूसरा अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन में छिद्र पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। संकेत चुनिए। मिट्टी या चट्टान के आधार की तलोछिन्नता एक नदी में कटाव का कारक होती है, या आर वाहिकाओं की तलोछिन्नता भूमिगत अंतःसरण के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए, कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को ए और दूसरे को आर। दिए गए संकेतों में अपना उत्तर चुनिए। तो पहला है ए, महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय वायु राशियाँ शुष्क एवं गर्म होती हैं, और आर है महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय वायु राशियाँ स्थानीय नहीं होती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है बी, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और जो हमारे पास इंग्लिश मीडियम वाले यूजर्स हैं, अगर हम देखते हैं कि हमारे पास इंग्लिश मीडियम वाले यूजर कांटेक्ट में आते हैं, तो फिर हम उनके लिए इंग्लिश वीडियो के भी पीवाईक्यू को यहाँ पर देखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट आंसर है नाइट्रोजन या मीथेन। तो राइट आंसर रहेगा नाइट्रोजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में मौसमी दशाएं किसमें नकारात्मक तापमान ह्रास घटित होता है, या निम्नलिखित मौसमी दशाओं में से किस में नकारात्मक तापमान ह्रास घटित होता है। ऑप्शन ए तापमान की पृष्ठीय विलोमता, और ऑप्शन बी तापमान का रुद्धोष्म परिवर्तन। तो राइट आंसर रहेगा तापमान का रुद्धोष्म परिवर्तन। वैसे तो क्वेश्चन को सॉल्व भी करना चाहिए, लेकिन क्योंकि पीवाईक्यू 2005 से हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सिर्फ रटना है ना, क्योंकि आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट का प्रकांड विद्वान पंडित तो बनना नहीं है।
ना, क्योंकि आपको सिर्फ यूजीसी नेट का पेपर क्वालिफाई करना है और पीवाईक्यू की हेल्प से ही होगा। आई होप आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए आपने कोई चार्जेबल क्लासेस भी कहीं ली होंगी ना, क्योंकि इस चैनल का टारगेट सिर्फ पीवाईक्यू को देखना है। तो आइए देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसमी विपर्यास सर्वाधिक होता है। पहला ऑप्शन निम्न अक्षांशों में और सेकंड ऑप्शन मध्य अक्षांशों में। तो हमारे पास है मध्य अक्षांशों में। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है ध्रुवीय अग्र संबद्ध होता है। ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उद्भव से, या ऑप्शन बी वायु पेटियों के उद्भव से। तो राइट आंसर रहेगा वायु पेटियों के उद्भव से। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है, संकेतों के आधार पर चुनिए। तो पहला ऑप्शन है हिंद महासागरीय धाराओं का परिवर्तन या परिचलन प्रतिरूप आंध्र या अंध महासागरीय एवं प्रशांत महासागरीय धाराओं के परिचलन प्रतिरूप से बहुत भिन्न होता है, या बी, या हम आर भी कह सकते हैं इसको, हिंद महासागर मानसूनी हवाओं की मौसमी आवर्तिता से प्रभावित होता है एवं उत्तर में स्थल रुद्ध होता है। तो इसका राइट आंसर है ए, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। फ्रेंड्स, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन यहाँ आ रहा होगा कि कुल कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपको पता ही है कि जब यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर उस समय डिज़ाइन किया जाता था 2005 के टाइम पर, तो उस समय क्वेश्चन 50 का एक सेट होता था ना। तो इस क्वेश्चन पेपर में हम 50 सेट देखने वाले हैं। तो आई होप जब आप वीडियो को डेली बेसिस से रेगुलर देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में चीज़ें फिगर आउट होंगी और आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न ये रहा था। और जब हम नियर बाई चलते जाएंगे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पीवाईक्यू की ओर, डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। नेक्स्ट, समुद्री धाराओं का अभिसरण होता है। पहला ऑप्शन विषुवत रेखीय प्रदेश में और सेकंड है ध्रुवीय प्रदेश में। तो राइट आंसर रहेगा विषुवत रेखीय प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी अंध महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा एवं दक्षिणी अंध महासागर की दक्षिणी विषुवतीय धारा का कारक होता है। पहला ऑप्शन व्यापारिक हवाएं या कोरियालिस शक्ति। तो राइट आंसर रहेगा कोरियालिस शक्ति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर। दिए गए संकेतों में अपना उत्तर चुनिए। पहला है हमारे पास कि फेरल का सिद्धांत उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के दक्षिणावर्त दिशा में बहाव को स्पष्ट करता है, या आर कोरियालिस फोर्स दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के उत्तरावर्त दिशा में बहाव के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर है बी, कि ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग, मिट्टी के प्रकार दिए गए हैं और मैच करना है। तो हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं। कृषि मिट्टियाँ, इसका जो पीएच मूल्य है वो होता है 5 to 8, 5 से 8 तक। अत्यधिक क्षारीय मिट्टियों का पीएच होता है 4 से 4.5। निरपेक्ष मिट्टियों का पीएच होता है 7 और अत्यधिक अल्कली मिट्टियों का पीएच होता है 8 से 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने विश्व के भूखंड को सर्वप्रथम 3 महाद्वीपों में विभाजित किया। पहला आंसर क्वेश्चन है हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं एनाक्सिमेंडर, या सेकंड है हमारे पास हेरोडोटस। तो राइट आंसर रहेगा हेरोडोटस। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में किस पुस्तक में रेडजेल ने स्टेट की तुलना जीव से की है। तो पहला ऑप्शन है एंथ्रोपोजियोग्राफी, या सी ऑप्शन हमारे पास राजनीतिक भूगोल। तो राइट आंसर रहेगा राजनीतिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर 18 कि लेवेंसरॉम का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था। पहला ऑप्शन हम्बोल्ट द्वारा, या सेकंड हमारे पास है सी है रेडजेल द्वारा। और अगर फ्रेंड रही बात शॉर्टकट्स की, क्या कोई ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए शॉर्टकट कभी भी कुछ नहीं होता है और शॉर्टकट एग्ज़ाम में हमारे पास काम भी नहीं आते हैं, क्योंकि हम उसको उस समय बिल्कुल ही फिगर आउट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप प्रॉपर तरीके से वीडियो देखिए, उनको समझिए, क्वेश्चन का पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए और आपको पढ़ना ही पड़ेगा फ्रेंड्स ना। तो आगे देखिए, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, व्यवहारिक संभववाद का सिद्धांत किसने दिया था या किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है हमारे पास बोमैन और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ग्रिफिथ टेलर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ग्रिफिथ टेलर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है, लेखक दिए हैं और उनकी किताबों के नाम, बुक्स के नेम दिए हैं। तो हम डायरेक्ट देखते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास टेलर है और टेलर का जो बुक है, बुक का नेम है ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी। तो टेलर, अब आप कहेंगे ट्रिक, तो ट्रिक कोई नहीं फ्रेंड्स ना, तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। टेलर की बुक का नाम है, आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट है हार्ट सोरन। तो हार्ट सोरन की बुक है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। और डिकिंसन का हमारे पास बुक है कि मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। जॉन्स्टन का बुक है ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे नगरों का विकास होता है किससे? पहला ऑप्शन बाजार की सुविधा प्रदान करने के लिए या प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने के लिए। तो राइट आंसर रहेगा प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने के लिए। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको इसे पढ़ते समय से बहुत सारे सर्कल भी दिख रहे हैं रेड पेन से, तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि जब हमारे अंदर पढ़ने का एक जुनून होता है ना, या कंसिस्टेंसी होती है, तो हम इस बात को कभी भी माइंड में नहीं रखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था ना। तो आई होप ये भी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगा कि रेड से सर्कल किया हुआ है, इट मीन्स ये पढ़े हुए हैं ना। या आपके लिए आई होप आप ये भी समझ सकते हैं कि इसको सर्कल किया तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर। दिए गए संकेतों में उत्तर चुनिए। नगरीय उपांत बड़े नगरों का परिग्रामी क्षेत्र होता है जो शहर से सुदृढ़ संबद्ध होते हुए भी उनका भाग नहीं होता। और आर है शहरों की तीव्र वृद्धि नगरीय उपांत के विकास का कारक होती है। तो इसका राइट आंसर बी है कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर आपको पता होना चाहिए नीचे वाला होता है, ए ऊपर वाला, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि ग्रामों में मानव आवासों का प्रकार निर्भर करता है किस पर? पहला ऑप्शन निर्माण लागत से और दूसरा जलवायु से। तो राइट आंसर है जलवायु से। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर प्रव्रजन विशिष्टता है। पहला ऑप्शन है विकसित देशों की या सेकंड है हमारे पास विकासशील देशों की। तो राइट आंसर रहेगा विकासशील देशों की। नेक्स्ट 25, 2.1% वार्षिक दर से वृद्धि होने पर जनसंख्या दुगनी हो जाएगी 37 वर्षों में या 33 वर्षों में। तो राइट आंसर है 33 वर्ष में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को ए और दूसरे को आर। दिए गए संकेतों में उत्तर चुनिए। वॉन थ्यूनेन के प्रतिमान में एक शहर के चारों ओर कृषि मंडल में प्रत्येक मंडल उन कृषि उत्पादों के उत्पादन में विशिष्टता करता है जिसके लिए वह स्वरूपयुक्त होती है। और आर, वॉन थ्यूनेन ने विशिष्टीकृत कृषि उद्यमों एवं पशुधन के संयुक्त प्रचालन के लाभों की कल्पना नहीं की थी। तो राइट आंसर है सी, ए सही है किंतु आर गलत है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, वेबर का पदार्थ सूचकांक अनुपात संदर्भित करता है। आंसर डी, कच्चे माल का भार एवं उत्पाद के भार के मध्य। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अब है 28, मैच द फॉलोइंग है और यहाँ पे कुछ कंट्री हैं और ये देखा गया है कि उस कंट्री में कौन सी चीज़ें क्या क्या मिलती हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला लिखा है जैम्बिया में मिलता है तांबा, ठीक है। और फिर है हमारे पास दक्षिण अफ्रीका में हीरा मिलता है या इसकी माइनिंग है यहाँ। ईरान में खनिज तेल। और फिर भारत में माइका अभ्रक में भारत नंबर 1 पे पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है 29, परिवहन जाल की व्याख्या में निम्न में से कौन सा सूचकांक न्यूनतम मान में उच्चतम केंद्रीयता दर्शाता है? तो बीटा या अल्फ़ा। तो राइट आंसर रहेगा अल्फ़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है हाल के वर्षों में चाय का सर्वोच्च निर्यातक देश है यूके या चीन। तो चीन, ठीक है। अभी करंटली हो सकता है ये चेंज हुआ हो, लेकिन क्योंकि 2005 का पेपर है तो उसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश की सीमा से उभयनिष्ठ नहीं है? तो यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा है बांग्लादेश की सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। आपको बताना है कि किसकी सीमा बांग्लादेश की सीमा से उभयनिष्ठ नहीं है। आप ये कमेंट में, जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट छोड़ सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी एक दक्षिण भारतीय जाति है? तो दक्षिण भारतीय जाति हमारे पास पहला ऑप्शन मादिगा और सेकंड है हमारे पास खटिक। तो राइट आंसर रहेगा मादिगा।
हो सकता है आप इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये वर्ड्स को सुन रहे होंगे, ठीक है, तो आप उसके बारे में इतना ज़्यादा चिंता मत कीजिए। तो ओल्ड प्रीवियस पेपर है तो डेफिनेटली इसी तरह के क्वेश्चंस आते होंगे उस टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को ए और दूसरे को आर, दिए गए संकेतों को चुनिए। सामाजिक विविधता भारतीय पहचान की सर्वाधिक प्रभावकारी अभिव्यक्ति है, और आर है जाति उत्पत्ति के आधार सुपरिभाषित जनजातीय पहचान है। तो राइट आंसर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब है 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का उर्दू भाषी जनसंख्या 1991 संकेंद्रण सूचकांक सर्वोच्च है? तो पहला ऑप्शन महाराष्ट्र और दूसरा ऑप्शन यूपी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, परिवर्तन विसरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? पहला ऑप्शन क्रिस्टालर द्वारा और सेकेंड हमारे पास हैगेट द्वारा। यहाँ पे भी स्टार है, यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है। लिखा है पीटर हैगेट व चोरले मात्रात्मक क्रांति समर्थक हैं। क्रिस्टालर के दिया है केंद्रीय स्थल सिद्धांत, और परिवर्तन विसरण का सिद्धांत दिया है एवर्ट रोजर्स ने दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन प्रादेशिक विकास का प्रत्यक्ष सूचक है? तो राइट आंसर है प्रति व्यक्ति इस्पात का उपभोग या प्रति व्यक्ति आय। तो राइट आंसर रहेगा प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि में विकास स्तर में विभिन्नता को प्रदेश की पहचान के लिए प्रयोग किया गया है? सीमा मेखला ऑप्शन ए या बी लॉरेंज कर्व। तो राइट आंसर रहेगा लॉरेंज कर्व। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय जनगणना संस्थान में नगरों को कितनी आकार श्रेणियां बनाई हैं? 5 या 6? तो राइट आंसर है 6। फिर यहाँ पर ये श्रेणियाँ भी दी हैं, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास के लिए विकास में प्रादेशिक भिन्नता को कम करने की नीति को स्पष्ट किया? तो राइट आंसर चौथी पंचवर्षीय योजना या तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर रहेगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन एक नियोजित शहर नहीं है? पहला ऑप्शन है चंडीगढ़ और सेकंड हमारे पास लखनऊ। तो लखनऊ नहीं है। नियोजित शहर मीन्स इसको एक आर्किटेक्चर के द्वारा जिन्होंने जो किसी भी सिटी का डिज़ाइन तैयार करते हैं उन्होंने इसको तैयार नहीं किया है, जैसे चंडीगढ़ और जयपुर को बनाया गया है ना एक डिज़ाइन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रामों में मानव आवासों का प्रकार निर्भर करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पहला लिखा है नागालैंड, हाँ कुछ ऑप्शन अलग दिए हैं। ग्रामों में मानव आवासों का प्रकार निर्भर करता है, नागालैंड दिया है, ईयर लिखा है, ठीक है। 63 में हरियाणा बना, 66 में मेघालय, 72 में सिक्किम, 75 में, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 42, भारत को भू आकृतिक प्रदेशों में सीमांकित करने में वृहत, मध्यक एवं सूक्ष्म शब्दों को प्रस्तावित किया? तो पहला ऑप्शन है R.L. सिंह ने या सी है OH के स्टेप। तो OH के स्टेप ने। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने भारत के आर्थिक विकास के निम्न स्तर में योगदान दिया है? पहला ऑप्शन सकल घरेलू पदार्थों में कृषि के भाग में धीमा ह्रास या बी द्वितीय क्षेत्र में रोजगार के भाग में तीव्र वृद्धि। तो राइट आंसर रहेगा पहला, फर्स्ट ए वाला। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, नरोरा आणविक शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित सूची को मिलान कीजिए, ठीक है, मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ लिखा है कि तकनीक आइसोडापेन इसका मूल विषय है मूल्य में स्थानिक विसंगतता से प्रवेश द्वारा मूल्य, सुविधाएं, GIS एक क्षेत्रीय आंकड़े देता है हमें, ग्राफ, सिद्धांत अनुप्रयोग, निष्पन्द पदानुक्रम। फिर उसके बाद 46 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को ए और दूसरे को आर, दिए गए संकेतों में अपना उत्तर चुनिए। तो लिखा है प्रामाणिक विचलन एक सांख्य समूह में मूल्यों के परिक्षेपण का माप है, और दूसरा है सांख्य समूह में मूल्य केंद्रीय मूल्य से अलग होता है। तो इसका आंसर ए है कि ए और आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 47,
बाईवेरिएट समीक्षा में समाश्रयण गुणांक का अध्ययन निम्न में से किसके उपयोग द्वारा किया जाता है? तो आंसर है डी, प्रमाणिक विचलन या टी टेस्ट। तो राइट आंसर रहेगा प्रमाणिक विचलन। क्वेश्चन नंबर 48, ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व सबसे अच्छे ढंग से निम्नलिखित में से किससे होता है? तो पहला क्वेश्चन इसका जो आंसर दिया है वो लिखा है यादृच्छिक प्रतिचयन या बी व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन। तो आंसर रहेगा बी सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो 48 हो चुके हैं। अब हमारे पास जो 49 क्वेश्चन है वो एक पैसेज है। आपको तो पता ही है यूजीसी नेट के पेपर में एक अनसीन पैसेज आता है, ठीक है, और उस पैसेज को हमें सॉल्व करना होता है। अब उसका भी एक टेक्निक है, देखते हैं इसमें थोड़ा सा कुछ। सबसे पहले आपको पता ही है कि एग्ज़ाम में बोला जाता है कि हमें पहले अनसीन पैसेज पढ़ना चाहिए, और कुछ का तो ये भी कहना है कि आपने सुना होगा ना 10th या 12th में या कॉलेज लेवल पर कि हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखो, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में जब भी हम कोई पैराग्राफ को पढ़ते हैं, और यूजीसी नेट में इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि आपको तो अभी पता है करंट टाइम पे 5 या 10 क्वेश्चन आते हैं, है ना, क्योंकि ये 2005 का एक PYQ सेट है, तो उस समय ऐसे ही आते होंगे एक अनसीन पैसेज में। तो सबसे पहले तो हमें इसकी एक बार क्या करना होता है, इसको फास्ट पढ़ना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, हमने पढ़ा मानव भूगोल, तो हम इसको मानव भूगोल को सर्कल कर देंगे। मानव भूगोल, उपागम, मानवबोध, सृजनात्मकता, सक्रियता, मानवीय जीवन, घटनाएं, समझने का प्रयास, व्यापक विचार, व्यक्ति क्या है, मानववाद की अवधारणा, फ्रांसीसी विचार, 1970, पुणे सचेतन का क्षेत्र, व्यापक असंतोष, संख्यात्मक क्रांति, यांत्रिकी मॉडल, मॉडल अक्सर, अन्वेषित, आत्मपरकता, मानव केंद्रित भूगोल, संभववाद, विषयनिष्ठता, आलोचना, भूगोलवेत्ता, अनुसंधान, भूगोल में व्यवहारवाद की क्रांति। अब ये हमने एक तरह से हम कह सकते हैं कुछ इस तरह से इसको पढ़ा है कि हमें कुछ इसके वर्ड याद हैं, स्पेशली जो हमने पढ़ा है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम किसी भी अनसीन पैसेज को एग्जाम में पढ़ते हैं यूजीसी नेट JRF के, तो हम पढ़ते हैं और ऊपर की 1-2 लाइन पढ़ी होती, नीचे आते तो ऊपर का माइंड से बिल्कुल स्किप हो जाता है कि ऊपर एक्चुअल में कहा क्या था। लेकिन जब हम इस टेक्निक से पढ़ते हैं, किसी मेन वर्ड्स को हम फोकस रखते हैं, और जब आप पढ़ेंगे ना इसको, उसके बाद क्या होगा, जब क्वेश्चन पूछेगा आपके माइंड में वो वर्ड्स याद रहेंगे। देखना, अभी देखना कैसे रहते हैं। देखा, यांत्रिक प्रतिमान भूगोल की निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस में विकसित हुआ था? अभी हमने कहीं पढ़ा भी था ऊपर ना कि उपागम, मात्रात्मक क्रांति, ऐसा करके हमने ऊपर पढ़ा है अभी कहीं। तो हमारे माइंड में वो तुरंत स्किप कर जाएंगी वो चीज़ें, स्किप तो नहीं करेंगी, स्किप करेंगी वो चीज़ें जो हमने नहीं पढ़ी थी, लेकिन जो हमने पढ़ा है ना वो हमारे माइंड में तुरंत स्टक करेगा कि हाँ ये हमने पढ़ा है, ठीक है। इस तरह से हमारे माइंड में वो चीज़ें आती चली जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक टेक्निक है इसकी रीडिंग की। तो पहले हमने इसकी एक तरह से फास्ट रीडिंग कर दी। अब उसके बाद जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो वर्ड हमारे माइंड में वहाँ पर स्टक होते जाएंगे, और जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा ही ईजी रहेगा, ठीक है। क्योंकि पहला वीडियो है तो एक्सप्लेन ज़्यादा इसमें नहीं कर सकते हैं, सिर्फ PYQ बताने का ही हमारा टारगेट है, ठीक है। लेकिन आई होप आगे एक ही क्वेश्चन में हम PYQ में देखेंगे इसको भी, स्पेशली जब पैसेज की बात आएगी। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि यांत्रिक प्रतिमान भूगोल की निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसे विकसित हुआ था? पहला ऑप्शन है मात्रात्मक भूगोल या मूलक भूगोल। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास मात्रात्मक भूगोल, ठीक है। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, लिखा है मानववादी भूगोल प्रकाशित करता है क्या? समाज में असमानता का प्रश्न या मानव जागरूकता एवं मानव संस्था। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी, मानव जागरूकता एवं मानव संस्था। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और हमें सपोर्ट कीजिए। डेफिनेटली हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पर लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।